गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं। पिछले साल इस पर क्वेश्चंस भी आया था, बहुत आसान है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बात तो आपको पता है कि वैक्यूम में लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे अब डेंसर मीडियम होगा तो लाइट का स्पीड घटेगा, ऑब्वियसली है, आपको बताए थे। पक्की रोड पर तुम्हारा स्पीड ज़्यादा होगा, बालू वाला ज़मीन पर जैसे जाओगे वैसे तुम्हारा स्पीड घटेगा, ऑब्वियसली है। रेयर से जब डेंसर में हम लोग जाते हैं तो स्पीड घटता है। तो वैक्यूम में लाइट का स्पीड c होता है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वैक्यूम में लाइट का स्पीड कम होता है। अगर तुमसे पूछें कि बताओ, अगर टाइम बराबर लें तो ये वैक्यूम में ज़्यादा लाइट दूरी तय करेगा या किसी मीडियम में? बोलो। आंसर तुम्हारा आएगा कि वैक्यूम में सर, क्योंकि वहाँ पर स्पीड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली है। ज़्यादा स्पीड से अगर आप गाड़ी चलाओगे ज़्यादा दूरी तय करोगे, कम स्पीड से गाड़ी चलेगा तो कम दूरी तय होगा। ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाओगे तो ज़्यादा दूरी तय करेगा, कम स्पीड से चलाओगे तो कम दूरी तय करेगा। अगर समय फिक्स किया जाए, तुमको मानो भागलपुर से बांका आना है, दो आदमी है, 2 बाइक भी है, दोनों को टाइम 1-1 घंटा दिए, तो जो स्पीड चलाएगा वो ज़्यादा दूर पहुंच जाएगा, जो स्पीड नहीं चलाएगा वो कम ही दूरी तय करेगा। उसी टाइप से लाइट के साथ भी होगा कि कोई अगर लाइट वैक्यूम में चल रहा है, अच्छे रोड पे चल रहा है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो वहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और किसी मीडियम में अगर चलेगा तो वहाँ कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यह बात आप लोग को पता है। देखिए, ऑप्टिकल पाथ, प्रकाशिकीय पथ, यानी प्रकाश का जो रास्ता है, रास्ता मतलब दूरी, मतलब लंबाई, वो किसको कहते हैं? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम। निर्वात में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करता है इज कॉल्ड, कहलाता है ऑप्टिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ लेंथ। हिंदी वाले, प्रकाशिकीय पथ या प्रकाशिकीय पथ की लंबाई प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाशिकीय पथ कहते हैं। प्रकाशिकीय पथ कहते हैं। तो दूरी यानी ऑप्टिकल पाथ लेंथ, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय या वेलोसिटी इनटू टाइम। तो देखिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट कहाँ में? वैक्यूम में, इनटू टाइम। यही फार्मूला हो गया ऑप्टिकल पाथ लेंथ का। कितना ऑप्टिकल पाथ लेंथ हुआ, कितना देर लाइट चला है, वो पता होना चाहिए। लाइट का वेलोसिटी पता होना चाहिए, जिसको c से दिखाते हैं। c पता होगा, कितना देर में पास किया है ये पता चलेगा, आप आसानी से ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकाल लोगे। अब दूसरी बात है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस किसको कहते हैं, वो निकालना है। तो देखिए, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल पाथ लेंथ, और पाथ लेंथ भी कहते हैं, इन वैक्यूम, किसमें? निर्वात में, एंड पाथ लेंथ इन एनी मीडियम,
इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स, डिफरेंस है इसीलिए। हिंदी वाले लिखिए, समान समय अंतराल में, हिंदी वाले लिखिए, प्रकाशिकीय पथांतर देके डैश दो, प्रकाशिकीय पथांतर देके डैश दो, लिखो समान समय अंतराल में निर्वात में प्रकाश की तय की गई प्रकाशिकीय पथ लंबाई, प्रकाशिकीय पथ लंबाई एवं किसी माध्यम में तय की गई पथ लंबाई के अंतर को पथांतर कहते हैं, के अंतर को पथांतर कहते हैं। इसे डेल्टा एक्स द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान देना है। मान लीजिए कोई एक मीडियम है, ये मान लीजिए कोई एक मीडियम है, एक सेकंड फैन चल रहा है, तब तक लिखो आप लोग, मैं फैन बंद करता हूं। चलिए ठीक है। सपोज डेट एक ये मीडियम है, इसका मोटाई जो है वो टी है, मीडियम का मोटाई टी है, यानी लेंथ ऑफ मीडियम हो गया ये ऑप्टिकल पाथ हो गया, ऑप्टिकल पाथ का लेंथ। तो लाइट मान के चलो सेम समय में यहाँ ये इंटर किया, ये यहाँ इंटर किया, वैक्यूम में ओब्वियसली ये ज़्यादा दूर चला जाएगा, मीडियम में कम दूरी जाएगा। वैक्यूम में स्पीड c होता है, किसी मीडियम में वेलोसिटी कितना होता है लाइट का, चूँकि वेलोसिटी बराबर यानी c वेलोसिटी इज इक्वल टू c बाय म्यू, चूँकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर c बाय v पढ़े थे ना हम लोग, तो इसी तरह से v को इधर लाए तो म्यू इधर चला जाएगा, मतलब c बाय म्यू को हम लोग वेलोसिटी ऑफ ये c बाय म्यू को हम लोग वेलोसिटी कहेंगे मीडियम का। अब हम ये दूरी निकाल लेते हैं, लाइट कितना दूरी तय किया। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल मीडियम में कितना है, c बाय म्यू समय। मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में समय डेल्टा टी लगा, इक्वेशन फर्स्ट डेल्टा टी। अब टी डैश निकालना है, तो ये भी दूरी है, दूरी बराबर चाल यहाँ सी है इंटू समय। समान समय में जितना देर में ये आया उतने देर में ये यहाँ गया है, समय यही यूज हुआ। डिवाइड कर दिए फर्स्ट को सेकेंड से, टी बाय टी डैश, देखो सी कैंसिल कर देगा, डेल्टा टी कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या 1 बाय म्यू, यानी 1 बाय म्यू। इसीलिए टी म्यू इंटू टी इज इक्वल टू टी डैश, यानी टी डैश इज इक्वल टू म्यू इंटू टी। इसलिए अब तुमको डेल्टा एक्स निकालना, मतलब पथांतर कैसे निकलेगा, वैक्यूम में कितना डिस्टेंस, समान समय अंतराल में वैक्यूम में तय की गई दूरी
और मीडियम में तय की गई दूरी के अंतर को पथांतर कहते हैं। समान समय अंतराल में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी तथा किसी माध्यम में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी के अंतर को पथांतर कहते हैं। वही लिखे। तो निर्वात में कितना दूरी तय किया है, डेल्टा टी डैश। यहाँ पर कितना दूरी तय किया है, टी, तो यहाँ पर लिख दिया टी। अब डेल्टा टी, अब टी डैश का मान म्यू टी लिख दिया, टी लिख दिया, कॉमन ले लिए, म्यू माइनस 1, यानी ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, मतलब तुम्हारा डेल्टा एक्स जो निकला टी इंटू म्यू माइनस 1, इसी को कहते हैं प्रकाशिकीय पथांतर। वीडियो को पॉज करो, कर लिया, लिखो। कहाँ तक, जहाँ तक समझाए रहेंगे वहीं तक लिखना है, लिखो वहाँ तक। ये फार्मूला पूछा भी है पिछले साल। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या निकला, टी इंटू म्यू माइनस 1, टी डैश इज इक्वल टू क्या निकला था, म्यू इंटू टी। पता है आप लोग को। एक क्वेश्चन कर रहा है, व्हेन द लाइट रे पासेस, जब प्रकाश की किरणें पास करता है थ्रू ए ग्लास स्लेब, किसी ग्लास के स्लेब से, मोटा सा ग्लास है तो उसको ग्लास स्लेब कहते हैं, ऑफ थिकनेस 2 मीटर, उसकी मोटाई कितना है 2 मीटर, देन तब फाइंड ज्ञात कीजिए ए नंबर टाइम टेकन, यानी उसको पार करने में कितना समय लगा वो समय निकालना है। फिर करा ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ क्या होगा वो निकालना है, जो ये टी डैश है वही ऑप्टिकल पाथ है। निर्वात में जो दूरी तय करता है लाइट उसी को कहते हैं ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, फिर डेल्टा एक्स पूछ रहा है, यानी इसमें समय पूछ रहा है, इसमें डेल्टा टी पूछ रहा है और इसमें डेल्टा एक्स पूछ रहा है, तो निकाल लेंगे हम लोग आराम से। हिंदी वाले लिखो, क्वेश्चंस लिखा देता हूं। जब प्रकाश की किरण किसी ग्लास स्लेब, किसी ग्लास स्लेब, किसी ग्लास स्लेब से पास करता है ग्लास स्लेब की चौड़ाई 2 मीटर हो, ग्लास स्लेब की चौड़ाई 2 मीटर हो तो ए नंबर पास करने में लिया गया समय, बी नंबर प्रकाशिकीय पथ, सी नंबर प्रकाशिकीय पथांतर ज्ञात करें, प्रकाशिकीय पथांतर ज्ञात करें। आराम से बन जाएगा। ए नंबर समय पूछ रहा है, टाइम, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, डिस्टेंस बाय स्पीड,
देखो ग्लास का बात कर रहा है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 3/2। याद होना चाहिए ये सब चीज। टी इज इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब कितना था मीडियम का टी, स्पीड मीडियम का पता है c/म्यू। तो टी ये टाइम है, ये समय है, ये टाइम क्या है समय है। तो चलो ये टी थिकनेस कितना है, कितना दूरी तय किया, आंसर है 2 मीटर। सी कितना 3 × 10⁻8 बाय म्यू, म्यू कितना है 3/2। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो टाइम कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻8 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा 10⁻⁻8 सेकेंड। तो ए नंबर हो गया। अब बी नंबर का है तुम्हारा ऑप्टिकल पाथ, मतलब निर्वात में जो चल रहा है दूरी, यानी टी डैश पूछ रहा है। ऑप्टिकल पाथ को टी डैश करे, यहाँ पर क्या फार्मूला होता है म्यू इंटू टी, टी मतलब थिकनेस, म्यू कितना है 3/2 और थिकनेस कितना है, कितना मोटाई है 2 मीटर, 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया तो कितना जाएगा 3 मीटर। उसके बाद पूछ रहा है तुमको ये पथांतर न डेल्टा एक्स, सी नंबर क्या पूछ रहा है डेल्टा एक्स। तो क्या फार्मूला जानते हैं टी इंटू म्यू -1। तो व्हाट इज द थिकनेस 2 मीटर, म्यू का वैल्यू 3/2 -1, 2 इंटू एलसीएम ले लो 2, तो ये हो जाएगा 3 - 1, 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, 3 - 1 कितना जाएगा 2। ये तुम्हारा निकल गया क्या पथांतर। ये क्या निकल गया तुम्हारा पथांतर। बस इससे छोटा छोटा सवाल होगा, नोट करो। देखिए अब नया टॉपिक है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, हिंदी है इसका पार्श्विक विस्थापन। फिर से सुनो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, हिंदी है इसका पार्श्विक विस्थापन। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है क्या, देखिए जहाँ रे आता है उसको इंसिडेंट मीडियम कहेंगे, आपतित माध्यम, क्या कहते हैं उसको आपतित मीडियम। जहाँ से रे निकलेगा उसको इमर्जेंट मीडियम कहते हैं, निर्गत माध्यम। अगर इंसिडेंट मीडियम एंड इमर्जेंट मीडियम सेम होता है तो याद करो तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तब क्या होता है कि ये जो इमर्जेंट रे है इंसिडेंट रे के पैरेलल चला जाता है। जैसे देखिए रे आया, ये नॉर्मल है, जाना चाहिए एकदम सीधे ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, बट ये सीधे नहीं जाएगा, कुछ डेविएट करेगा, नॉर्मल की ओर झुक जाएगा। गाड़ी चला के देखो चक्का जाम क्या मुड़ जाएगा, फिर ये नॉर्मल से दूर भागा। तो क्या देखा जाता है, अगर ये मीडियम और यह मीडियम सेम है, सपोज डैट ये मीडियम एयर है, नहीं ये भी क्या है एयर है, इसीलिए यह पैरेलल चला गया। अगर यह मीडियम अलग है और ये मीडियम अलग है तब पैरेलल नहीं जाता।
ग्लास स्लेब से लाइट पास किया, ये नहीं रिस्पांस, ये रिस्पांस नहीं लेगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। ग्लास स्लेब से जो लाइट पास हुआ इसीलिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ, यह बात सही नहीं है। इंसिडेंट मीडियम और इमरजेंट मीडियम दोनों सेम है, इसीलिए लाइट पैरेलल एक दूसरे के गुजरा, इसीलिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिला। तो ध्यान से देखिए, व्हेन इंसिडेंट मीडियम एंड इमरजेंट मीडियम इज सेम, देन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे are parallel to each other. In this situation, the perpendicular distance between incident ray and emergent ray, perpendicular distance between incident ray and emergent ray is called lateral displacement और लेटरल शिफ्ट। हिंदी है इसका, जब आपतन माध्यम एवं निर्गत माध्यम समान होता है तो आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण या निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है। इस स्थिति में आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। फिर से सुनना, समझाते हैं। जब आपतन माध्यम या आपतित माध्यम या आपतन माध्यम एवं निर्गत माध्यम समान होती है, तब आपतित किरण एवं निर्गत किरण या अपवर्तित किरण दोनों एक दूसरे के पैरेलल गुजर जाती है। इस स्थिति में आपतित किरण एवं निर्गत किरण के लंबवत, ये लंब है, लंबवत दूरी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। कोई दिक्कत? यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि ये लाइट अगर तुम टॉर्च यहां जलाओगे, तुमने टॉर्च यहां जलाओगे तो रोशनी आके यहाँ करेगा, या कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है
मानो पानी है, ग्लास के बदले यहाँ पर क्या है, पानी है, तुम ऊपर हवा से देख रहे हो, ना ये नहीं हुआ। मान के चलो गाड़ी में शीशा लगा रहता है, गाड़ी में शीशा लगा रहता है, शीशा है, मोटा शीशा है, बुलेट प्रूफ गाड़ी है। तुमने सुना होगा, एक घटना बताते तुमको, तुम सुना होगा कि कोई मिनिस्टर है, मंत्री है, उसको गोली मारने के चक्कर में उसके बॉडीगार्ड को गोली लग जाता है। लोग सोचता बॉडीगार्ड बचाने के लिए गया था, अपने शरीर पर गोली ले लिया। ऐसा नहीं होता है। गोली जो बाहर से चलाता है ना, उसको पोजीशन एक्चुअल में जिसको मारना है उसका दिखता नहीं है, उसके अगल बगल शिफ्ट कर जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट के कारण, इसलिए वो कंफ्यूज कर जाता है और किसी और को लग जाता है गोली, उसके अगल बगल में जो बैठा होता है। क्यों, ये देखिए, अगर ये आदमी यहाँ है सपोज डैट, तो रे यहाँ से चलेगा जाते इसी तरह से, कल देखा था, तो आँख को लगेगा क्या, आँख को तो लाइट यहाँ से, तो आँख को लगेगा कि यहाँ है आदमी। ये शीशा है गाड़ी का लगा हुआ, ये गोली लगाया इधर से, फायर किया यहाँ पर, मंत्री तो यहाँ बैठा है तो बॉडीगार्ड को इन लगेगा, मंत्री तो यहाँ बैठा है लेकिन इसको यहाँ दिखेगा नहीं, उसको लगेगा कि यहाँ पर है। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ऐसे सिचुएशंस में हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है कि मान के चलो कोई कांच का घर बना लिया है, उसके अंदर में है, तो देख रहे हैं जहाँ से वहाँ भी हवा है, अंदर में कांच के अंदर जहाँ बैठा है वो, ये जैसे रूम है, रूम के चारों बगल शीशा, मोटा ऐसा शीशा लगा दिए, थिकनेस स्लेब टाइप से बना लिए घर उस तरह से, और हम आराम से कुर्सी पर बैठे हैं बीच में, ठीक है। हमको मारने के लिए आया कोई, राइफल ताना हुआ है, तो जहाँ से वो देख रहा है, जहाँ जो मारने वाला जहाँ खड़ा है वहाँ भी एयर का मीडियम है, जहाँ हम बैठे हैं वहाँ भी एयर का मीडियम है, बीच में ग्लास का स्लेब आ गया। अब उसको मेरा एक्चुअल पोजीशन तो दिखेगा नहीं, कुछ शिफ्ट हो जाता है लेटरल शिफ्ट के कारण, तो वो उसी तरह से एम लेकर उधर मारेगा और आदमी बचा रह जाएगा। भ्रमित कर सकता है लोगों को। ऐसे सब स्थिति के लिए हम लोग को लेटरल शिफ्ट की जानकारी लेना बहुत जरूरी है। सुना होगा लादेन ने जो अमेरिका का 130 मंजिला जो गिराया था संसद भवन या क्या था, कांच का ही था, केवल शीशा का ही था। व्हाट इज रीजन बिहाइंड, इसके पीछे का क्या रीजन रहा होगा? कुछ ना कुछ जरूर सोचा होगा। ईंट से काइन दीवार दिया होगा, कुछ ना कुछ जरूर सोचा होगा। उसमें अगर बाहर से कोई आदमी कुछ ट्रेस करने की कोशिश भी करे, टारगेट करने की कोशिश भी करे, वह चीज़ बच जाएगा, उस चीज़ को नहीं लगेगा, दूसरे पर लग जाएगा। ये इम्पोर्टेंस है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। इसी के लिए हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। यही वजह है कि अच्छे मिनिस्टर लोग अच्छे गाड़ी में चलता है तो उसका शीशा का मोटाई अगर मोटा है तो जहाँ तुमको आदमी दिख रहा है बैठा हुआ, वहाँ पर वो एक्चुअल में होता नहीं है, उसके अगल बगल में होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट के कारण, लेटरल शिफ्ट के कारण। चलिए ठीक है। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल जाना चाहिए इधर, डेविएट किया, ये इसलिए एंगल ऑफ डेविएशन। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये नॉर्मल को थोड़ा आगे बढ़ाए हैं। मान लीजिए कि ये स्लेब का मोटाई t है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब मेरा टारगेट है ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालना। माना थिकनेस ऑफ स्लेब t, स्लेब का थिकनेस t है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लेब म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट d है, पार्श्विक विस्थापन कितना है d है, तो हमें यह d निकालना है। तो ये d निकालने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस ले रहे हैं। इन ट्रेंगल BAC क्यों लिए, इसमें बेनिफिट मिलेगा।
BAC इस ट्रेंगल में लिए, cos थीटा का रिलेशन ले लो, PB/H इस ट्रेंगल का यह बेस है, बेस कितना है, T है, बाय H क्या है, AC, इसीलिए AC इधर चला आया तो T/cos r इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब इन ट्रेंगल CAD यानी ये वाला एंगल ले रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, सॉरी देखो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। यहाँ साइन थीटा बराबर ले रहे हैं P/H, P मतलब लंब, तो P कितना है, AD, नहीं सॉरी P ये है, P ये B हो गया और ये PD डिस्प्लेसमेंट है, P CD और H AC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के D = AC इंटू साइन डेल। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से AC के जगह पर क्या लिख सकते हैं, T/cos r, तो AC के जगह पर T/cos r साइन डेल, D = T/cos r साइन डेल मतलब डेविएशन एंगल, कल पढ़े भी थे, डेविएशन एंगल क्या निकलता है, I-R, इसे यहां से भी ज्योमेट्री से चेक कर सकते हो तुम। तो D = T1/cos थीटा सेक थीटा इंटू साइन I-R, कोई दिक्कत, या D = T सेक R इंटू साइन I-R को डेल भी कहते हैं। ये भी फार्मूला हो गया, ये भी फार्मूला हो गया, ये भी फार्मूला हो गया। अभी तक कोई कंडीशन अप्लाई नहीं किए हैं, अब इसके लिए ये सब फार्मूला बड़ा फार्मूला आ गया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R चाहिए, R शीशा में घुस कर मापना संभव है अगर I रहता तो बाहर से माप लेंगे कितने एंगल से दिए हैं, ये एंगल कितना है, तो शीशा का अंदर में घुसना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है, मुश्किल हो जाएगा। डेविएशन एंगल वो भी, उसके लिए भी I और R चाहिए, I और R चाहिए। I तो हमको पता कर लेंगे जो कि बाहर से टॉर्च जलाएंगे, लेकिन R कितना है ये पता करना रियल लाइफ में उतना आसानी से संभव नहीं होगा, इसलिए इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। तो कंडीशंस लगाए फॉर स्मॉल एंगल, अगर यह एंगल क्या रहेगा, स्मॉल एंगल जब रहता है साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है, पता है तुम लोग को, कॉस थीटा लगभग 1 के बराबर होता है फॉर स्मॉल एंगल, कई एक बार मैंने भी चर्चा किया है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, अब इक्वेशन सेकेंड से चलो, स्मॉल एंगल है तो T था, T दिए, साइन थीटा लगभग किसके बराबर होता है, थीटा का, थीटा मतलब I-R, कॉस थीटा लगभग किसके बराबर होता है, 1 का। स्मॉल एंगल के लिए ये एंगल क्या होना चाहिए, स्मॉल एंगल के लिए कंडीशंस लग गया है, ऊपर अभी कोई कंडीशंस नहीं लगा, ये सभी जगह के लिए ठीक है, लेकिन अब जो हो रहा है वो स्मॉल एंगल के लिए है। यानी स्मॉल एंगल के लिए अगर तुमको लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि आदमी है एक्चुअल में कहाँ, आदमी एक्चुअल में है कहाँ और दिख कहाँ रहा है, उसका जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है कितना दूरी, जैसे हम हैं यहाँ लेकिन सॉरी हाँ हम हैं यहाँ लेकिन दिख रहे हैं कहाँ, यहाँ, ये डिस्टेंस जो है यही है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बताइए, यह जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो शीशा के अंदर में अगर कोई रहेगा उसको मारना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि है यहाँ, दिखता यहाँ फायरिंग पर फायरिंग कर रहे हैं लेकिन इसको लगेगा नहीं लगेगा। इसलिए यह डिस्टेंस, अगर फिजिस्ट हैं आप, यह डिस्टेंस पता कर लीजिएगा, तो एक के बार में साफे कर दीजिएगा, जहाँ दिखता है वहाँ पर मारना ही नहीं है, जो कैलकुलेशंस देगा उसी हिसाब से थोड़ा डिस्टेंस हटा के फायर करेंगे, मर जाएगा। चलिए,
तो कंडीशंस लगाए, तो D बराबर, अब थोड़ा फार्मूला में कंडीशंस लगाने के बाद फार्मूला में थोड़ा सा आसान टाइप से दिखने लगा। T थिकनेस है, कितना मोटा शीशा है ये पता कर लेंगे। I एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो यहां तुम तो इधर फायर करते जाओ, लगेगा इसको? नहीं लगने वाला है। अगर तुमको यह डिस्टेंस बता देगा तब यह नाल को तुम उतना नीचे करके यहाँ से मारोगे तो लगेगा कि नहीं? यहाँ पर तुम लगाओगे तो लग जाएगा। यह डिस्टेंस जानना जरूरी है कि नहीं? बोलो हाँ है। उसके लिए अब सिंपलेस्ट फॉर्म में फॉर्मूला आया आई और आर। आई तो माप सकते हैं ऊपर से, आर नहीं माप सकते हैं, इसको भी एलिमिनेट करेंगे। भाई कहीं पॉज कर लेना, पॉज करो वीडियो को और उतारो। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे, भूल गए अब। अच्छा चलो, स्नेल्स लॉ क्या बोले थे? जो माध्यम, माध्यम ऊपर वाला क्या है? एयर, उसको मान लो μ1 साइन आई, μ1 साइन आई, ये था बराबर μ2 साइन, नीचे आर था, यही स्नेल्स लॉ है। μ1 हवा, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 साइन आई इज इक्वल टू μ2। कांच है, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू माने थे, फिगर को देखो, और फिर क्या हो जाएगा? साइन आर। इस तरह से साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू। तो फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल रहेगा आई, और ये भी आर, साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होगा, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू। आई बाहर से कौन है वो मापना सही है, आर मापना सही, आर मापना उतना आसान नहीं है, इसीलिए हम लोग आर को एलिमिनेट कर देंगे, आई के टर्म में लाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो आई बाय म्यू, आई बाय म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर। यानी आर के जगह पर आप लिख सकते हो आई बाय म्यू। इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तीसरे इक्वेशंस में, तो D इज इक्वल टू T30 दिए इंटू आई है, आई दिए माइनस आर, आर के जगह पर क्या लिख सकते हैं? आई बाय म्यू। T30 दिए, आई कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 बाय म्यू। टी इधर अच्छा लगने के लिए। अब देखिए, अब आई देखो फार्मूला कितना अच्छा है। आई तो बाहर से कौन था वो मापना संभव है कि बंदूक का नाल हम कितना डिग्री पर कर रहे हैं, या किरण कितना डिग्री, टॉर्च कितना डिग्री पर हम दे रहे हैं, माप लेंगे आसानी से। कितना मोटा शीशा है ये भी पता करना आसानी से है, कर सकते हैं। म्यू ये भी पता करना, ये शीशा का कांच का हम लोग को पता है, आराम से निकल सकते हैं कि नहीं। लेकिन ये कंडीशन है फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल। कहने का मेरा मतलब कि ये अगर यदि शीशा है, ये शीशा का स्लेब है, ये
अब ज़्यादा ऐसे नहीं हो सकते हैं, थोड़ा एंगल बना के जाओगे तभी ये फार्मूला वैलिड होगा, अदरवाइज ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा। तो इस तरह से तुम केस फर्स्ट पढ़ लिए, ये केस फर्स्ट था फॉर स्मॉल एंगल। किसके लिए था ये? फॉर स्मॉल एंगल। मिटा दूं? नोट कर लो, पॉज करके नोट करो। केस सेकेंड, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री से आएगा। जैसे ये स्लेब है, एंगल कैसे लेते हैं? नॉर्मल से। तो ये मान के चलो नॉर्मल IC से आया, तो बताइए ये सीधे चला जाएगा कि नहीं? क्या लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं। शीशा के घर में है, एकदम सीधा सीधी नाली दो, आदमी को पक्का लगेगा। अगर थोड़ा इधर से गए तो गड़बड़ा जाएगा। तो समझ में आ गया? तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। चेक कर लेते फार्मूला पे रख के, फार्मूला यहीं से ले सकते हो। D = T बाय, जब I 0 तो R भी क्या होगा? 0। T cos 0 डिग्री, यहां से लिखो फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से? सेकेंड। तो D = T बाय cos R sin I माइनस R। तो D = T बाय cos 0 sin I कितना? 0। R भी तब क्या हो जाएगा? 0। तो D = क्या हो जाएगा? T cos 0 1 इंटू साइन 0, 0 में 0 से साइन 0 का साइन 0 का मान क्या होता है? 0। यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या निकलेगा? 0। क्या निकलेगा? 0। अगर इंसिडेंस एंगल 0 डिग्री पर है, कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर है, तो इसका मतलब लेटरल शिफ्ट नहीं होगा। रे जो इमरजेंट जो आ रहा है लाइट, वही सीधा चला जाएगा, लेटरल शिफ्ट नहीं होगा। यही बता रहा है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। नोट करके ये पॉज करो वीडियो को, उतारो इसको। केस थर्ड, I बराबर 90 डिग्री दे दें। मानो ये स्लेब है, ये स्लेब है, ये लाइन 90 डिग्री है। 90 डिग्री पर आने के लिए रे को इधर से आना पड़ेगा, तभी तो 90 डिग्री। यानी I का मान कितना दे दिए? I = 90 डिग्री। तो चलो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से लो यहाँ से। तो D = क्या है? T। अच्छी बात है। जब I इतना है, R कितना होगा यह गारंटी नहीं, मतलब यह अभी पता अभी नहीं है, तो रहने दो इसको। साइन है, साइन दिए। I कितना है? 90। R था, R रहने दिए। तो D = T बाय cos R sin 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉस
थीटा, कॉस थीटा कैंसिल, तो d किसके बराबर हो रहा है, t के बराबर हो रहा है, जो कि ये सही नहीं है। केस 2 तक ही सही है, ये सही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया करो। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। पहले उसका कहानी सुनाते हैं। कभी कभी या घर में तुम बाल्टी देखा होगा, पानी से पूरा बाल्टी भरा हुआ है और उसके बाल्टी में डूबा हुआ है ग्लास। तो ध्यान से जब देखोगे लगे ग्लास थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। ऐसा देखे हो? या कभी कभी नदी को अगर क्रॉस कर रहे हो पैदल, लगेगा कम पानी है, जाते बस भीग जाते हो। ऐसा मेरे साथ हुआ है, आप लोग के साथ भी हुआ होगा। ये क्या है, इसी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक है रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ एंड एपरेंट शिफ्ट। वास्तविक गहराई, आभासी गहराई एवं आभासी विस्थापन। जो तुम्हारा बाल्टी है उसका जो गहराई है एक्चुअल में, उसको वास्तविक गहराई कहते हैं। बाल्टी का पेंदी थोड़ा ऊपर उठा हुआ जो दिखता है, उसकी जो गहराई होगा, एक्चुअल में होता नहीं है, वो आभास होता है तुमको, वो गहराई है आभासी गहराई। और वास्तविक गहराई मानो पूरा बाल्टी है और तुमको दिखता है इतने, तो यह जो बचा नीचे का, इसको कहते हैं एपरेंट शिफ्ट। ऐसा क्यों होता है? रिफ्रैक्शंस के कारण होता है। देखिए, लिखिए पहला नंबर रियल डेप्थ, ये आसान है। द एक्चुअल थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रियल डेप्थ। इट इज डिनोटेड बाय टी। हिंदी वाले, वास्तविक गहराई किसी पारदर्शी माध्यम का वास्तविक मोटाई को वास्तविक गहराई कहते हैं। वास्तविक गहराई कहते हैं। इसे स्मॉल टी द्वारा सूचित किया जाता है। ओके, अब लिखिए आभासी। वो जो आभास होता है, एक्चुअल में बाल्टी का पेंदी नीचे थोड़ा ऊपर, या सिक्का जो पानी में गिरा हुआ है नीचे नहीं देखे थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, तो उसकी जो गहराई है वो रिफ्रैक्शंस के कारण ही ऊपर दिखाई देता है। देखेंगे अभी हम लोग फिगर में। हिंदी लिख लीजिए, इंग्लिश पढ़ते हैं। एपरेंट डेप्थ, द थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, the thickness of transparent medium which is observed due to refraction of light, due to refraction of light is called apparent depth.
it is denoted by A. It is denoted by A. अब चलते हैं एपरेंट शिफ्ट किसको कहते हैं। तो एक्चुअल में बाल्टी जितना पानी भरा हुआ था वो वास्तविक गहराई हो गया, जो थोड़ा उठा हुआ दिखाई दिया रिफ्लेक्शन के कारण वह आभासी गहराई या काल्पनिक गहराई हो गया। अब जितना शिफ्ट किया नीचे से या जितना शिफ्ट किया वो जो है एपरेंट शिफ्ट कहलाता है। तो लिखिए apparent shift, the thickness of transparent medium, the thickness of transparent medium which is adjust due to refraction of light is called apparent shift. It is denoted by S. It is denoted by S. लिखिए आभासी विस्थापन, जो तुम्हें लगा थोड़ा ऊपर उठ गया है या थोड़ा नीचे चला गया है वो भी होता है, तो वो जो है आभासी गहराई है। लिखिए आभासी गहराई ने आभासी विस्थापन, आभासी विस्थापन। पारदर्शी माध्यम की मोटाई, पारदर्शी माध्यम की मोटाई या ऊंचाई जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण एडजस्ट होता है। एडजस्ट यहां लिखा है देखो, एडजस्ट होता है, उसे आभासी विस्थापन कहते हैं। उसे आभासी विस्थापन कहते हैं। इसे एस द्वारा सूचित किया जाता है। ओके, पॉज करो वीडियो को, लिखो जो नहीं लिखा है। अब हम लोग समझेंगे इसको क्या होता है एक्चुअल में। देखो सपोज डेट एक बाल्टी ले लिए या ये टब है, ये पानी से लबालब भरा हुआ है। ये रेयर मीडियम है, विरल, और ये डेंसर है, मतलब सघन। ऑब्वियसली है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ1। मान के चलो अगर एयर है तो उसका मान क्या हो जाएगा 1। ये मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ओके, यहां पर रखो कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है या सिक्का है। तो इससे जो सीधा लाइट जाता है, जो सीधा लाइट जाएगा वो सीधे निकल जाएगा।
कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आंख लगा के देखोगे एकदम बीच से, तो एकदम तुमको सीधे दिखाई देगा। दूसरा, लाइट मान के चलो इस पॉइंट से यहाँ आया, अब किधर जाएगा, इसके लिए नॉर्मल चाहिए। तो डेंसर से रेयर में जा रहा है तो दूर भागेगा, नॉर्मल से दूर भागा। मान के चलो तुम थोड़ा ज़्यादा दूर भगा दिए, दूर भागा। अब तुम यहाँ से आंख लगाओ, तो तुमको क्या लगेगा कि यह लाइट ये यहाँ से आ रहा है। इतना नहीं होता है, दिखा दिए हैं केवल। तो ये जो है, ये एक्चुअल में जो गहराई है, ये रियल डेप्थ कहलाता है। टी से दिखाते हैं रियल डेप्थ को, और तुमको जो आभास हो रहा है इतना सा, ये एपरेंट डेप्थ हो गया। और कितना एडजस्ट किया, ये जो है एपरेंट शिफ्ट हो गया। ये एंगल तुम्हारा आई है, तो ये एंगल तुम्हारा आर हो जाएगा। ये अगर आई है तो ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये अगर आई है तो ये भी आई हो जाएगा। और ये आर है, देखो ये लाइन और ये पैरेलल है, और ये सीधा कट कर रहा है। अगर ये आर है तो ये भी तुम्हारा आर हो जाएगा। मान लो इस पॉइंट को P, इस पॉइंट को Q, इस पॉइंट को R, इसको M। ओके, तो पहला डेफिनेशन क्या दिए थे? ये जो पारदर्शी माध्यम है, किसी पारदर्शी माध्यम के वास्तविक गहराई या वास्तविक मोटाई को वास्तविक गहराई कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये रिफ्रैक्शंस के कारण हुआ। किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के, किसी ट्रांस मीडियम के, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो ये तुम्हारा वास्तविक गहराई हो गया, ये तुम्हारा आभासी गहराई हो गया। और रिफ्रैक्शन के कारण जो एडजस्ट किया ये इसको आभासी गहराई कहते हैं। डेफिनेशन से लिखा दिए हैं सबका। अब सबके लिए फार्मूला प्रूव करते हैं। ले रहे हैं, देखिए, इन ट्रायंगल एम या ये वाला PRQ, इसमें ले रहे हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H। तो B का रोल कौन करेगा, T। H का रोल कौन कर रहा है, QR। फॉर स्मॉल एंगल कॉस थीटा
तो फॉर स्मॉल एंगल, 1 मिनट, थोड़ा लाइट कट रहा है। चलिए देखिए, अब ठीक हुआ कैमरा। अब देखिए, फॉर स्मॉल एंगल रहेगा, ओ यहाँ पर कॉस लगा दिए, सॉरी 10 लगा रहे हैं। 10i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई बी, P का रोल कर रहेगा पी क्यू बाय बी का रोल करेगा ये जो क्या है, T है। फॉर स्मॉल एंगल 10i लगभग किसके बराबर होगा, I का, तो इसलिए I इज इक्वल टू, इसके बदले I केवल लिख सकते हैं पी क्यू बाय टी। इक्वेशन मान लो फर्स्ट। अब ये ट्रायंगल ले लिए, अब ये वाला ले रहे हैं, ये इन ट्रायंगल पी एम क्यू, फिर से 10r ले लो, P बाई बी, P का रोल पी क्यू बाय बी का रोल ए, एपरेंट डेप्थ। फॉर स्मॉल एंगल के लिए 10r हो जाएगा, पी क्यू बाय ए, इक्वेशन सेकेंड, डिवाइडेड फर्स्ट बाय सेकेंड, I बाय आर। फर्स्ट कितना है, पी क्यू बाय टी, डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो उल्टा हो जाता है, डिवाइड करना है तो अगर आपको डिवाइड करना कर दिए मल्टीप्लाई तो उल्टा देना पड़ेगा, तो ए ऊपर चला गया, पी क्यू नीचे, ये और ये कैंसिल, तो I बाय आर इज इक्वल टू कितना हो गया, ए बाय टी। इक्वेशन मान लो थर्ड। पॉज करो, लिखो, पॉज करो और लिखो। चलिए लिखिए, बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिए उसी का एंगल साइन आई बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंगल आर साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू μ1 बाय μ2। इसके बाद चलो यहाँ फॉर स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा भी थीटा के बराबर होता है, इसलिए साइन आई को केवल आई बाय साइन आर को केवल आर लिख दिए, μ1 बाय μ2 मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। अगर इसको उल्टाएंगे आर बाय आई, यहाँ भी उल्टा देना पड़ेगा, μ2 1
रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल है, या अभी नहीं उल्टाना है तो रहने दो। इसको इक्वेशन मान लो 4, थर्ड देखा था और 4, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4, 3 और 4 से आई बाय आर, यहाँ भी आई बाय आर, ए बाई टी, और यहाँ क्या म्यू टू 1, उल्टाओ इसको टी बाय ए करेंगे, यहाँ भी उल्टाना पड़ेगा म्यू टू 1, इसलिए टी बाय म्यू टू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसी चीज को और आगे लिख सकते हैं, टी बाय, इसका मतलब क्या होता है म्यू टू बाय म्यू 1, तो म्यू 1 चला जाएगा ऊपर बराबर ए, ये भी फार्मूला हो सकता है। और आगे लिख रहे हैं कंडीशन लगा रहे हैं, इफ फर्स्ट मीडियम इज एयर और वैक्यूम, अगर पहला मीडियम एयर और वैक्यूम है तो म्यू 1 बराबर कितना जाएगा 1, तब तो अकेले बचेगा, इसलिए म्यू 2 सेकेंड मीडियम का है, यानी इसका है म्यू 2 पानी का, इसको मान लो तब क्या म्यू, ये कहा से जब 2 ठो है तब ना 1 2 दिए, जब यहाँ 1 पुट हो जाए अकेले बचेगा तो 2 देना जरूरी नहीं, उसके उसी के बदले म्यू करें, यानी म्यू 2 को हम लोग क्या मान लिए म्यू, ये जो म्यू 2 है इसको क्या मान लिए म्यू, अगर एयर है पहला मीडियम तो, और ये अगर 1 है तो यहाँ पर टी बाय, इसका तो मान 1 हो गया, टी बाय म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया ए, यानी तुमको एपरेंट शिफ्ट निकालना है, टोटल गहराई कितना है उसमें भाग दे दो, किससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, फटाक से निकल जाएगा। तो नोट कीजिए, पॉज करो वीडियो को और नोट करो। अब निकालना है एपरेंट शिफ्ट फॉर एपरेंट शिफ्ट, मतलब एस, एस इज इक्वल टू क्या होगा, एस निकालना है, पूरा तुमको पता है टी माइनस ए, एस इज इक्वल टू टी माइनस ए कितना निकला टी बाय म्यू, एस इज इक्वल टू टी कॉमन ले लो 1 माइनस 1 बाय म्यू, तो इस तरह से तुम्हारा निकल गया। अब क्वेश्चंस दे रहा है, दे दिए, क्वेश्चन में गिव है, दिया है तुमको पूरा थिकनेस जो है रियल डेप्थ है
रियल डेप्थ मतलब वास्तविक गहराई या मोटाई, थिकनेस, वो दे दिया 4 मीटर। कितना दे दिया है? 4 मीटर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू तुमको दिया है 2। तब तुमको कहेगा बताइए तो एपरेंट डेप्थ कितना होगा। रियल डेप्थ को हम लोग टी से दिखाए हैं, वो 4 मीटर दे दिया। तब तुमको पूछ रहा है एपरेंट डेप्थ कितना होगा। एपरेंट डेप्थ कितना होगा ये पूछ रहा है, यानी ए। तो तुरंत फार्मूला लगाएंगे, ए इज इक्वल टू टी बाय म्यू। टी कितना है? 4/2 कट जाए तो कितना हो जाएगा? 2 मीटर। दूसरा नंबर क्वेश्चंस में अगर तुमको गिवन दिया हुआ है टी मतलब रियल डेप्थ 4 मीटर है, या इसी में पहला बन गया। नोट कर लो पॉज करके। अब इसी क्वेश्चंस में तुम्हें दूसरा नंबर क्वेश्चंस है, इसमें तुमको कह रहा है एपरेंट शिफ्ट निकालने के लिए। तो क्या जानते हैं? टी इंटू 1-1/म्यू सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रहने दो, फिर अगला टॉपिक पर चलेंगे कल।